Good afternoon to all of you. I welcome you all in the yet another lecture with the topic People and Environment. People and Environment is also a very important part of the paper 1 of examination such as UGC NET, and also those who are going to appear the post of assistant professor conducted by UP Higher Education Commission. This particular chapter provides certain important questions by which you can fetch good marks easily, जो आपके merit में easily add करेंगे. तो let's start with the topic. इस टॉपिक में हम people and environment चैप्टर के साथ साथ environment से जुड़े हुए कुछ important करंट अफेयर्स भी देखेंगे जो जनवरी 2020 से स्टार्ट होकर के दिसंबर 2020 तक होंगे. उसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियोज दोनों ही देखेंगे. ये चैप्टर 2 पार्ट में होने वाला है. आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे. पार्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी रहेंगे. पार्ट 2 में भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे इन द लास्ट ऑफ द वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन पार्ट. सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एक्चुअली एनवायरनमेंट होता क्या है. हम उसकी डेफिनेशन जानेंगे. तो यूजुअली लेमैन लैंग्वेज में ये कहा जाता है कि थिंग्स अराउंड द ऑर्गेनिजम्स और द लिविंग बीइंग्स, ऐसी कोई भी चीज़ जो किसी भी लिविंग बीइंग के अराउंड है, सराउंडेड है और उसका उस ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है. हर वो चीज़ जो कि एक ऑर्गेनिज्म को सराउंड करती है और उसकी एक्टिविटीज़ को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है इज़ नोन एज इट्स एनवायरनमेंट. तो जो ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप है, यानी कि ऑर्गेनिज्म मतलब यहाँ पर हम पीपल की बात कर रहे हैं. पीपल और एनवायरनमेंट का जो रिलेशनशिप होता है वो रेसिप्रोकल नेचर का होता है. लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द पॉइंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट? तो 3 तरह के टाइप्स होते हैं, फिजिकल और एबायोटिक, बायोटिक और बायोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल. ये जो और करके मैंने दूसरे नाम दे रखे हैं टाइप्स को, ये यू शुड रिमेंबर ऑल दीज नेम्स ओनली बिकॉज ऑफ द रीज़न कि एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि एबायोटिक एनवायरनमेंट क्या होता है, या कॉम्पोनेंट्स दिए रहेंगे, आपको फिगर आउट करना रहेगा कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स है फिजिकल या एबायोटिक एनवायरनमेंट के. तो उस सिनेरियो में यू नीड नॉट गेट कन्फ्यूज्ड विद द नेम्स, with the different names given to the particular kind of environment. तो इसलिए आपको ये तीनों ही नाम के जो alternatives हैं या जो synonyms हैं जो यूज़ किए जाते हैं kinds of environment के लिए, वो पता होना ज़रूरी है. फिज़िकल और एबायोटिक एनवायरनमेंट बेसिकली ये इन्वॉल्व करते हैं कुछ नॉन लिविंग एलिमेंट्स को और साथ ही साथ क्लाइमेटिक फैक्टर्स को भी. बायोटिक और बायोलॉजिकल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं लिविंग पार्ट ऑफ द अर्थ. सोशल और कल्चरल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर क्या चीज़ें आती हैं? लेट्स सी दैट. क्रिएटेड बाय मैन बाय थ्रू हिज सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड थिंकिंग. ये ह्यूमन की कल्चरल लाइफस्टाइल को भी इन्वॉल्व करता है. सो बेसिकली दीज आर द general overview about the types of environment, all the 3 types of environment. So let's proceed ahead. Now we will talk about what do you mean by pollution, और हम उसके components को भी देखेंगे. तो pollution का मतलब क्या होता है जानते हैं. ये the addition of constituents of water, air or land which adversely alter the natural quality of the environment. यानी कि environment के जो components हैं water, air या land, इसमें किसी भी तरह के इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें किसी भी तरह का एडिशन जो उसकी नेचुरल क्वालिटी को ऑल्टर कर दे, उस किसी भी एडिशन को हम पोल्यूशन कहते हैं. या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये पोल्यूशन जो होता है वो एक अनडिज़ायरेबल वेरिएशन होता है फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी किन किन चीज़ों में, वाटर में, एयर में और लैंड में, जो कि हार्मफुली इफ़ेक्ट कर सकती है ह्यूमन लाइफ को. तो
इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है कि पोल्यूशन का मतलब है कि नेचुरल क्वालिटी में या नेचुरल कंपोनेंट्स में किसी भी तरह का ऐसा एडिशन जो उसकी नेचुरल क्वालिटी को हैम्पर करे, ऑल्टर करे एडवर्सली और ह्यूमन लाइफ को हार्मफुली इफेक्ट करे, वो हर तरह का एडिशन पोल्यूशन कहलाता है. सो देयर इज़ अ वेरी गुड नोट विच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू. इस नोट में ये मैंने मेंशन किया है कि पोल्यूशन इज़ द रिजल्ट ऑफ मैन्स ओन यूजलेस प्रोडक्ट्स, यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं उसको डिस्कार्ड जब कर देते हैं तो वो नेचर में ऐड हो जाता है. और हमने क्या देखा, पोल्यूशन मीन्स एनी काइंड ऑफ एडिशन विच ऑल्टर्स द नेचुरल क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट. तो हमारे जो भी यूजलेस प्रोडक्ट्स होते हैं हम उन्हें नेचर में डिस्कार्ड कर देते हैं एंड वी pollute the environment by adding certain things to the natural quality of the environment जो उस कंपोनेंट की नेचुरल क्वालिटी को ऑल्टर कर रही है या फिर ह्यूमन लाइफ को हार्मफुली इफेक्ट कर रही है. लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. तो ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोल्यूटेंट्स देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ पोल्यूशन. एनवायरनमेंट के बेसिस पे अगर देखा जाए तो एयर, वाटर और सॉइल, और पोल्यूटेंट्स के बेसिस पे अगर देखा जाए तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि देर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ पोल्यूशन जैसे कि वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन and also the mercury pollution. So these are certain important kinds of pollution which we need to discuss in this particular chapter, और जिसमें से कुछ important points के ऊपर कुछ questions frame out होते हैं in examinations के अंदर. सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की. वाटर पोल्यूशन के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे. सबसे पहले तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स, and also what is the effect of water pollution on certain things like animals, plants, humans and also the environment. तो sources दो तरह से डिवाइड किए गए हैं. sources natural भी हो सकते हैं, anthropogenic भी हो सकते हैं. anthropogenic, जहाँ भी anthropo वर्ड आएगा आपको हमेशा याद रखना है anthropo is something related to human, right? तो यहाँ पर नेचुरल सोर्सेज तो आप समझ ही रहे हैं. एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज का मतलब क्या हुआ, जो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किए जा रहे हैं, राइट. तो नेचुरल सोर्सेज में क्या क्या हो सकता है, डिके ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, वोल्केनोज, कोस्टल या फिर क्लिफ एरोजन, लैंडस्लाइड्स. तो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं हम ये भी देख लेते हैं. एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज के अंदर हो सकते हैं गार्बेजेस, पेस्टिसाइड्स जो यूज़ किए जाते हैं, और इसके अलावा साथ ही साथ हो सकते हैं म्यूनिसिपल और डोमेस्टिक गार्बेजेस, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस. तो ये सब ह्यूमन के द्वारा डेवलप किए जा रहा है, इसलिए इसे एंथ्रोपोजेनिक सोर्स कहा जाएगा. टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स की अगर हम बात करें तो इसे अगेन कैटेगराइज किया जा सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट, कि पोल्यूटेंट का सोर्स क्या है, on the basis of physical or chemical properties and also on the basis of its division. तो अगर हम यहाँ पर बात करें आपके sources of pollutants की, तो sources of pollutants में हो सकता है industrial pollutant, agricultural pollutant, urban pollutant, natural pollutants. तो ये सारे pollutants जो होते हैं जैसे industrial pollutant इंडस्ट्री से डिस्कार्ड किया जाएगा. एग्रीकल्चरल पोल्यूटेंट जो होंगे जैसे कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, अर्बन पोल्यूटेंट्स का में जैसे कैसी चीज़ें आएंगी, आयन्स आएंगे, बहुत तरह के आयन्स जैसे कि सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, क्लोरीन आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन्स, राइट. नेचुरल पोल्यूटेंट्स में जैसे चीज़ें कई सारी आएंगी, वॉल्केनिक डस्ट, सेडिमेंट्स, एरोजन्स, डेब्रिस, लैंडस्लाइड से जो डेब्रिस निकलती है वो सब. अगर हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे पोल्यूटेंट्स को डिवाइड करें तो फिजिकल में हो सकता है ऑयल एंड ग्रीस, सॉलिड्स, सस्पेंडेड सॉलिड्स. केमिकल पोल्यूटेंट्स में अगेन आ सकते हैं हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स. अगर आप बात करें डिवीजन के बेसिस पे वाटर पोल्यूटेंट्स क्या क्या हो सकते हैं तो यहाँ पर
डिग्रेडेबल यानी कि बायोडिग्रेडेबल, या फिर ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, या फिर नॉन डिग्रेडेबल और इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं. सो दीज आर सर्टेन काइंड्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, या उनके अंदर का जो सब डिविजन है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर बिकॉज ऑल दिस काइंड्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, पोल्यूशन सोर्सेज, दे आर काइंड ऑफ ओवरलैपिंग इन नेचर. ये बहुत ही बेसिक सा है, ये आपने बहुत ही लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ा होता है. यू जस्ट नीड टू ब्रश दीज थिंग्स. थोड़ा सा भी आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको ईजिली रिमेंबर रहेगा. अब हम बात करें व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एनिमल्स, प्लांट्स एंड इकोसिस्टम जो वाटर पोल्यूशन है उससे. लेट्स सी दैट. उससे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वाटर पोल्यूशन. बेसिकली इट रिफर्स टू एनी टाइप ऑफ एक्वाटिक कंटामिनेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम्स. पहला, या तो हाईली एनरिच्ड ओवर प्रोडक्टिव बायोटिक कम्युनिटी हो जाएगी, या तो जो वाटर बॉडी है वो पॉइजनड हो जाएगी कुछ टॉक्सिक केमिकल से. यहाँ पर जो हाईली एनरिच्ड कंटामिनेशन होगा वो सीवेज और फर्टिलाइजर्स के थ्रू होगा, और जो टॉक्सिक केमिकल्स होंगे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एलिमिनेट कर देंगे, या कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट कर देंगे. ऐसा हो सकता है कि कुछ अडेप्ट हो जाए, पर और ऐसा भी हो सकता है कि वो हर तरह के लिविंग फॉर्म को उस वाटर बॉडी से एलिमिनेट कर दें. लेट्स सी व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन एनिमल्स. बेसिकली ये कहा जाता है कि जो वाटर पोल्यूशन है वो किसी भी तरह के एक्वाटिक एनिमल को इंजर कर सकता है. बेसिकली फिशेस कंसर्न्ड होती हैं, फिशेस के गिल्स को इंजर कर सकता है वाटर पोल्यूशन किसी भी तरह का, या किसी भी एनिमल के, एक्वाटिक एनिमल के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, विच कैन लीड टू द डेथ ऑफ एनिमल्स. ये लोकल माइग्रेशन चैनल्स को भी ब्लॉक कर देता है, और इस जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स होते हैं उसके क्यूमुलेटिव इफेक्ट से जो वाटर का pH है उसमें बहुत एडवर्स ऑल्ट्रेशन आ सकता है. लेट्स सी व्हाट कैन बी द इफेक्ट ऑन प्लांट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. जो पोल्यूटेड वाटर होता है उसके थ्रू अगर आप इरिगेशन करते हैं तो प्लांट्स में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो प्लांट्स येलो हो जाएंगे या उनका डिफोलिएशन हो जाएगा, वो किसी भी तरह की फ्रूट्स बेयर नहीं करेंगे या फ्लावर्स बेयर नहीं करेंगे. तो ऑल इन ऑल यू कैन से दैट वाटर पोल्यूशन, if irrigation is done by polluted water, then that will completely destroy such plants, or such whatever be the crops you have sown in your field, that may destroy it. अगर हम ह्यूमन्स पे इफ़ेक्ट की बात करें तो ह्यूमन्स पे इफ़ेक्ट में वेरियस काइंड ऑफ डिसीज़ आती हैं. कई सारे डिसीज़ हैं जो कंटामिनेटेड वाटर पीने से हो सकती हैं, जैसे कि कॉलेरा, टाइफॉइड, डिसेंट्री, जॉन्डिस, डायरिया, स्किन डिसीजेज. प्लीज़ रिमेंबर दिस मिनामाटा डिसीज़ बिकॉज ये मरकरी के कंजम्पशन से कॉज होता है. तो अगर पानी में एक्सेसिव मरकरी है तो मिनामाटा नाम की डिसीज़ कॉज होती है. गोइंग टू टॉक अबाउट एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन में भी हम अगेन पोल्यूटेंट्स देखेंगे, सोर्सेज ऑफ पोल्यूटेंट्स देखेंगे और इफ़ेक्ट्स देखेंगे. तो पोल्यूटेंट्स में विजिबल पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स हैं और इनविजिबल गैशियस पोल्यूटेंट्स हैं. सोर्सेज ऑफ पोल्यूटेंट्स में ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, हीटिंग प्लांट्स. इफ़ेक्ट में अगेन हम देखेंगे कि प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, बिल्डिंग मटेरियल और क्लाइमेट पे क्या असर पड़ता है. तो अगर हम इनविजिबल गैशियस पोल्यूटेंट्स की बात करें तो उसमें आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, mercury vapors and all. Let's talk about the definition of air pollution. तो अगर हम definition की बात करें तो again जब भी when the amount of solid waste or concentration of gases other than oxygen increases in the air gets polluted and hence air pollution is caused. तो एयर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं या जितनी भी गैसेस है, अगर उसमें किसी भी तरह का ऑल्ट्रेशन होता है एक्सेप्ट दैट इन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो
तो उस ऑल्ट्रेशन से या सॉलिड वेस्ट के कॉन्सेंट्रेशन से जो भी एडिशन होगा एयर के अंदर वो उस एयर को पल्यूट करेगा और उसी तरीके से एयर पोल्यूशन कॉज होगा। अब हमने यहाँ पर देखा कि पोल्यूटेंट्स दो तरीके से हैं, विजिबल पार्टिकुलेट एंड इनविजिबल गैसेस। तो विजिबल पार्टिकुलेट में स्मोक और डस्ट आता है। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फाइन पार्टिकल्स, कोअर्सर पार्टिकल्स। फाइन पार्टिकल्स जो कि 100 माइक्रॉन से कम साइज़ के होंगे और कोअर्सर पार्टिकल जो कि 200 माइक्रॉन साइज़ से बड़े होंगे। तो ये सारे पार्टिकल अगर एयर में कॉन्सेंट्रेट होते हैं तो वो एयर को पल्यूट करते हैं। और पार्टिकुलेट मैटर्स के को आप कई सारे नाम दे सकते हैं, कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि डस्ट, स्मोक, सूट, एरोसोल्स, हेज, मिस्ट, फ्यूम्स। सो दिस इज द कैटेगराइजेशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। नाउ वी विल टॉक अबाउट सर्टेन करंट अफेयर्स, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेशनल करंट अफेयर्स जनवरी 2020 से स्टार्ट करते हुए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है या करंट अफेयर है वो ये था कि असम स्टेट जू कम बोटानिकल गार्डन और अरण्यक के कोऑर्डिनेशन से इन दोनों ने मिल करके हारगिला नाम के जो स्टॉक्स होते हैं यानी कि ग्रेटर एडजंक्ट चिक्स, इनको सक्सेसफुली हैच किया है। सो यू माइट बी वंडरिंग व्हाट इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन दिस न्यूज़। लेट्स सी दैट ये जो हारगिलाज हैं ये बेसिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। इनका जो जूलॉजिकल नेम है वो है लेप्टोटिलॉस ड्यूबियस। ये स्टॉर्क्स की एक रेयरेस्ट स्पीशीज़ कहलाती है। टोटल 20 स्पीशीज़ पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं स्टॉर्क्स की, जिसमें से 8 स्पीशीज़ सिर्फ इंडिया में पाई जाती हैं। जो हारगिला स्पीशीज़ यानी ग्रेटर एडजटेंट चिक्स की, ये बेसिकली रेस्ट्रिक्टेड है असम और बिहार के कुछ आइसोलेटेड पॉकेट्स में, या आप कह सकते हैं आइसोलेटेड प्लेसेस को लेकर के। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अबाउट दिस पर्टिकुलर हैचिंग ऑफ अ पेयर ऑफ हारगिला। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हारगिला को सबसे पहली बार इससे पहले कभी भी हारगिला को सक्सेसफुली हैच नहीं किया गया है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। एंड दैट इज़ वाई दिस पीस ऑफ न्यूज़ इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, दूसरा कि इसका जूलॉजिकल नाम क्या है, राइट। Now the next important piece of news is that जनवरी में न्यू वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स नोटिफाई किए गए हैं। किसके थ्रू? MOEFCC यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। इस रूल्स के अंदर बेसिकली कुछ सर्टेन गाइडलाइंस ले डाउन की गई हैं। लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द गाइडलाइंस विच हैव बीन इशूड बाय दिस पर्टिकुलर रूल। सबसे पहला जो गाइडलाइन है वो ये है कि इस रूल्स के थ्रू प्रोहिबिट किया गया है किसी भी तरह की सेटिंग अप और एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ का, या किसी भी तरह के डिस्पोजल ऑफ कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट का वेटलैंड में। दूसरा, हर स्टेट और यूटी एक अथॉरिटी को सेटअप करेगा जो कि उनके ज्यूरिडिक्शन में आने वाले वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए स्ट्रैटेजीज़ को डिफ़ाइन करेंगे। थर्ड पॉइंट इज़ जो अथॉरिटी बनाई जाएगी उस स्टेट और यूटी के थ्रू द्वारा, वो लोग एक लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स प्रिपेयर करेंगे। वो लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स जो उनके ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, और ये लिस्ट ऑफ वेटलैंड कब तक प्रिपेयर हो जानी चाहिए? इन रूल्स के पब्लिश होने की डेट के 3 मंथ के अंदर अंदर। And also this particular rule has laid down a guideline which says that this particular authority need to develop a comprehensive list of activities to be regulated and permitted at any concerned wetland जो उनके jurisdiction में हो, और उसका zone of influence यानी कि वो जो activity होनी है उसका zone of वो किस हद तक influence करेगी उस wetland को, ये भी उन्हें mention करना होगा।
So this is also a very important piece of news regarding environment and current affairs pertaining to environment. Please remember कि ये किस अथॉरिटी के द्वारा ये रूल्स ले डाउन किए जाते हैं और इसमें क्या क्या बात की गई। बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट कहा गया है कि यहाँ पर एक अथॉरिटी का सेटअप होना है जो कि लिस्ट बनाएगी वेटलैंड्स का, वहाँ पर होने वाली एक्टिविटीज़ और उसकी जोन ऑफ इन्फ्लुएंस का लिस्ट बनाएगी। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़ इज़ कि इंडिया में 10 और वेटलैंड्स को रामसर साइट्स डिक्लेयर किया गया है, जिसमें से जो सबसे पहले हम ये देखेंगे रामसर कन्वेंशन क्या है। रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल अकॉर्ड है जो कि 1971 में मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा साइन किया गया था। क्यों साइन किया गया था? टू प्रिजर्व द इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ देयर वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो अब इंडिया के अंदर टोटल 37 रामसर साइट्स हैं, यानी कि इस अनाउंसमेंट से पहले वी हैड 27 वेटलैंड रामसर साइट्स। तो पहला है महाराष्ट्र में नंदूर मधमेश्वर, पंजाब में 3 साइट्स और आए हैं जो कि हैं केशवपुर मियानी, बियास कंजर्वेशन रिजर्व और नानगाल। यूपी में 6 साइट्स हैं, नवाबगंज, पर्वती आगरा, समन, समसपुर, सांदी, सरसई, नावर। सो प्लीज़ रिमेंबर दीज पर्टिकुलर नेम्स। हो सकता है ये नेम्स आपसे MCQ के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज जस्ट रिमेंबर कि 10 नए रामसर साइट्स अनाउंस किए गए हैं और इससे पहले 27 थे, अब इस अनाउंसमेंट के बाद 37 रामसर साइट्स हो गए हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़ इज़ दैट 13th COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स अभी हेल्ड हुआ है। थीम थी इस कॉन्फ्रेंस की माइग्रेटरी स्पीशीज़ कनेक्ट द प्लैनेट एंड वी वेलकम देम होम। लोगो था इंस्पायर्ड बाय कोलम। कोलम एक सदर्न इंडिया का ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। मैस्कट था गिबी यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। COP-CMS यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑन कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एक एनवायरमेंटल ट्रीटी है जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के एजिस में प्रोपाउंड की गई है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़ इज़ कि जिम कॉर्बेट इंडिया का फर्स्ट क्वारंटाइन सेंटर फॉर एनिमल्स बना है। जिम कॉर्बेट नैनीताल उत्तराखंड में लोकेटेड है। ये एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। इसी तरीके के 10 और क्वारंटाइन सेंटर्स सेटअप किए गए हैं। यू माइट बी वंडरिंग वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़, बिकॉज जैसे ही US के ब्रोंक्स जू में मलयन टाइगर नाडिया में कोविड इन्फेक्शन डिटेक्ट किया गया, इंडिया के अथॉरिटीज़ ने ये स्टेप उठाना ज़रूरी समझा एंड इट वॉज़ वेरी मच नीडेड एंड हेंस दिस comprises a very important piece of news. So you just need to remember कि जिम कॉर्बेट को इंडिया का पहला क्वारंटाइन सेंटर एनिमल्स के लिए बनाया गया। ये एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, ये नैनीताल उत्तराखंड में लोकेटेड है। यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर कि फर्स्ट कोविड इन्फेक्शन किस एनिमल में डिटेक्ट हुआ, जो कि मलयान टाइगर नाडिया में डिटेक्ट हुआ। कहाँ पर? US के ब्रोंक्स जू में। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।